हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड IITians, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आपको पता है हमारा जेईई मेंस और नीट एग्जाम की डेट आ चुकी है। इट इज नॉट गोइंग टू पोस्टपोन फर्दर, सो आवर वन शॉट लेक्चर सीरीज कंटिन्यू इन द प्रोसेस। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन शॉट लेक्चर में पार्ट 1 कवर किया था। जो चैनल पर नया है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है भाई, बिल्कुल पार्ट 1 देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज पार्ट 2 दे रहे हैं, फाइनल टचअप देंगे इस लेक्चर को, और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का बचा हुआ वो आज कवर करेंगे। दीज आर द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, Heisenberg uncertainty principle, Schrodinger model, very interesting, and quantum number concept, and the last and very interesting electronic configuration, rules to fill the electronic configuration. So this part is as much as important as the part 1, क्योंकि part 1 भी हम उसको मिस करके चलते हैं, जहाँ पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, EM स्पेक्ट्रम है। हमने सारे फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल और जेईई मेंस नीट में कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। आज पार्ट 2 को फाइनल टचअप देने के लिए हम आए हैं। चलिए देखते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिलर है, क्योंकि इसके बाद में 2 वन शॉट लेक्चर बनाऊंगा। एक वन शॉट लेक्चर अगला रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, और देखना आपको बहुत मजा आएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला पूरा डिस्कस करेंगे एक ही वन शॉट लेक्चर में। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगा वन शॉट लेक्चर, और उसके बाद हमारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर ऑर्गेनिक का हमारा फोबिया है तो वो रिमूव कीजिए। तो ऑर्गेनिक के जो प्लस 2 के 4 चैप्टर है, हेलो अल्केन, हेलो एरिन से लेकर अमीन डाइजोनियम सॉल्ट तक, हम वन शॉट लेक्चर 1 बाय 1 एक चैप्टर को कवर करेंगे। उसी प्रकार जो चैप्टर्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बचे हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब जो चैप्टर स्कोरिंग है और जिनमें बच्चों को लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को पता नहीं है जो नए चैनल पर आए हैं भाई, हमने इसमें क्रैश कोर्स सेशन में 85+ वीडियोस बना चुके हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, जो भी लेक्चर आपको लगे इंटरेस्टिंग है और हमारा उस टॉपिक में, उस चैप्टर में फोबिया है, उसको वहां जाकर रिमूव कर लेना, और डेफिनेटली आपको लाइक आएंगे, सारे लेक्चर पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन शॉट लेक्चर पार्ट 2, फाइनल टचअप बाय NDS सर। ठीक है, देखो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। इसने ये कहा था, देखो जो आपका प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी उसके ऊपर बेस था हमारा बोर्स का एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर का पूरा मॉडल, मैंने बोला था बोर्स मॉडल के ऊपर 3 स्पेशल क्वालिटीज थी। एक तो बोर्स मॉडल की उसको चाहे लिमिटेशन कह दो, चाहे उसको बोर्स मॉडल की स्पेशलाइजेशन कह दो, कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बिकॉज बोर्स मॉडल वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स लाइक He पॉजिटिव, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इन पे ही एप्लीकेबल था, बाकी के लिए फेल हो गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और बोर्स मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड बोर्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। उसके बाद आया हमारा डी ब्रोगली, उसने बताया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या दिया उसने कॉन्सेप्ट का नाम? डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या बोला इसने इस कॉन्सेप्ट के अंदर? डुअल नेचर। डुअल का मतलब दोहरा व्यवहार होता है, जिसे हमारे माइंड में कई बार डुअलिटी जाती है, कभी हम उस ट्रैक पे जाना चाहते हैं, कभी उस ट्रैक पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को डुअलिटी कहते हैं। तो यहाँ भी डुअलिटी है। डुअल नेचर का मतलब होता है मैटर का कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसने डी ब्रोगली ने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो न्यूक्लियस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं चला जाता? और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्यों नहीं चला जाता? बोर ने तो सीधी बात बता दी कि ईच एंड एवरी ऑर्बिट इज associated with the quantized or fixed amount of energy, and that is each electron which is revolving in the same orbit is at the particular fixed amount of energy। उसने बात बोल दी, अब पीछे छुड़ा लिया उसने। लेकिन डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पर चक्कर क्यों लगाता रहता है? क्योंकि भाई साहब उसके पीछा करने वाली एक वेव जुड़ी हुई है जो उस पार्टिकल को, उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और वो ऐसे है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट कि ये न्यूक्लियस है और
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को के साथ एक वेव जुड़ी हुई है जो इस इलेक्ट्रॉन को साथ साथ कंट्रोल करते हुए चलेगी। ये वेव इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है और जो इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, if an electron is revolving around the nucleus then a wave is always associated with it, एक वेव हमेशा उसके साथ जुड़ी रहेगी, एसोसिएट रहेगी, and that wave controls the electron इन ऑल एस्पेक्ट, ये वेव इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती है, एंड दैट्स वाई दिस वेव वाज कॉल्ड एज पायलट वेव। इस वेव को पायलट वेव की तरह हम व्यू कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज द पायलट कंट्रोल्स द एरोप्लेन मूविंग इन द एयर, एयर में एरोप्लेन मूव करती है तो उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को, उसके मोमेंटम को, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, एरोप्लेन का आपका पायलट मूव कंट्रोल करता है। उसी प्रकार ये पायलट वेव क्या कर रही है, इट इज कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड पायलट वेव। और इसको कॉन्सेप्ट को दिया था डी ब्रोगली ने, इसलिए डी ब्रोगली ने इस वेव को नाम दे दिया डी ब्रोगली वेव। क्या नाम दे दिया, डी ब्रोगली वेव, ठीक है। और ये डुअल नेचर ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड मैटर वेव। तीन नाम थे इसके, मैटर वेव भी बोल सकते हैं, डी ब्रोगली वेव भी बोल सकते हैं और पायलट वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन ए वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड दैट वेव कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉन इन ऑल एस्पेक्ट, दिस दैट्स वाई। तो उसने एक इक्वेशन दी, डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उसने वेवलेंथ निकालने का फार्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड दिस फार्मूला वाज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और आपका प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी E इज इक्वल टू एच न्यू। उन दोनों को मर्ज करके ये आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का लैम्डा निकालने का फॉर्मूला आया था। लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, h is the Planck's constant, m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो उसके दोनों नेचर होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है, उस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ठीक है। बाद में दो एक्सपेरिमेंट हुए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट। स्किंटिलेशन जैसे हम कहते हैं कि व्हेन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डिंग ऑन द मेटल सरफेस, तो जब एक हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर जाकर गिरता है तो वहाँ से एक्सरे निकलती हैं। जैसे हमने मेटल का सरफेस ले लिया, टंगस्टन का सरफेस, व्हेन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन द टंगस्टन सरफेस देन द एक्सरेज आर प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इलेक्ट्रॉन का पाया गया है ना, वो एक्सरे से मैच करता है। तो अब एक्सरे का वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। तो ध्यान रखना, एक तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने पता लगाया था एक्सपेरिमेंटली। उन दो साइंटिस्ट का नाम है डेविसन और जर्मर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये आप याद रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपसे कह दे कि द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, तो हम कहेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और पार्टिकल नेचर को पता लगाया था स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट से। किस एक्सपेरिमेंट से, स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट। स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर जाकर गिरता है तो वहां पर एक स्पॉट बन जाता है, छोटा सा धब्बा बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन जाकर गिरेंगे सरफेस पर तो 10 स्पॉट बनेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन जाकर गिरेंगे तो 20 स्पॉट बनेंगे। मतलब वो अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर होता, केवल वेव नेचर, पार्टिकल नेचर होता ही ना, अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर केवल वेव नेचर होता तो वो स्पॉट वहां पर जाकर स्प्रेड हो जाती, फैल जाती। पता है ना आपको वेव क्या होती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर मेटल के सरफेस पर जाकर गिरा तो उस पॉइंट पर स्पॉट बन गया, और जितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उतने स्पॉट बन गए। इसका मतलब पता चल गया कि पार्टिकल का वेव नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उसने एक ऐसी इक्वेशन दी डी ब्रोगली ने जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। तो लैम्डा उसने जो टर्म दी थी, तो जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ लैम्डा, वो तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताती है। और आपको पता है हर पार्टिकल का जिसका मास होता है, वो किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को, ठीक है। तो दैट्स वाई इस इक्वेशन से प्रूव हो गया था आपका डुअल नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा
डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं, इसमें 3-4 इक्वेशंस आ जाती हैं। देखो एक तो हमारा ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। देखो अब आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसको h अपॉन पी भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? h अपॉन पी भी लिख सकते हैं। ये भी हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो आप, देखो क्या हो सकता है, हाँ h अपॉन एम वी, एक ये हो गया हमारा। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, जैसे आपसे कह दे एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी, आपको कितनी भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कह दी, आपसे कह दे 1/1000 टाइम्स देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की वेलोसिटी से 1/1000 टाइम से मूव करना है, तो आपसे कहते हैं कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कर देंगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34 जूल, ये वैल्यू होती है। m की वैल्यू मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है 1/1000 टाइम्स ऑफ द लाइट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, तो अब इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 1/1000 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आप ऐसे न्यूमेरिकल कितने भी कर लो सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन कई बार 2-3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं, पेपर में आने के लायक होती हैं जो। ठीक है, एक रिलेशनशिप तो सुनो, जैसे आपसे फ्रीक्वेंसी निकालनी है जाए, किसी भी डी ब्रोगली वेव है, डी ब्रोगली वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है c/λ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? c/λ। भाई c होता है लाइट की वेलोसिटी, लैम्डा अपना वेवलेंथ हो गया। अब वेवलेंथ की वैल्यू ये पुट करो h अपॉन एम वी, तो पुट करके देखो क्या आएगा, c अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या रखो, लैम्डा की वैल्यू रखो h अपॉन एम वी, तो h अपॉन एम वी ऊपर चला गया, एम वी चला गया यहाँ पर, समझ में आ गया। अब देखो एक फार्मूला तो ये बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और चाहे यहाँ पर आप वेलोसिटी भी रख सकते हो। देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जरूरी नहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, जनरल फार्मूला रखो, v अपॉन लैम्डा रखो, v अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। भाई ये न्यू तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी, और ये क्या है वेवलेंथ। ये आपको रिलेशनशिप पता थी पहले से, मैंने लैम्डा की वैल्यू रखी है h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी, और ऊपर पहले से v भी आपका। ठीक है, अब आप देखिए मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, दिख रहा है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो इसका फार्मूला एक बन जाएगा p इंटू वी बाई एच, ये भी बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी p इंटू वी बाई एच, एक ये फार्मूला बन जाएगा आपका। डेफिनेटली आप कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक फार्मूला और बनेगा, देखो एक m ये रहा और v ये रहा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v और v, इसको mv² लिख सकते हैं। देखो m इंटू v, ऐसे ही तो है, मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम हो गया, और ये वेलोसिटी तो pv बाई h हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। देखो फ्रीक्वेंसी के कितने फार्मूले हो गए, एक तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया pv बाई h, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी बाई एच, और एक फार्मूला और बन जाएगा। देखो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, 1/2 mv², होता है कि नहीं होता, 1/2 mv²। तो आपका mv² किसके बराबर आएगा, देखो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, भाई mv² आएगा, काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा। तो आपका mv² यहाँ पर रख के देखो, देखो ये रहा mv², mv इंटू वी क्या होता है, mv² होता है, तो mv² की जगह क्या रख सकते हो आप, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन h।
तो एक ये फार्मूला बन गया। मतलब आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गई। आपको किसी भी मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच कर सकते हो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। भाई एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। आपसे कह दे एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद दिस एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज दिस काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ले आपसे, तो डायरेक्ट फार्मूला है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। देखो ये ड्राइव करने का फायदा हुआ था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के आप ये फार्मूले याद रखेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब देखो एक रिलेशनशिप और निकालता हूं, देखो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भाई आप ये कर ला, जो पॉइंट आपके क्लियर हो, जैसे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आपको आता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है कि आपको पूरा ही वीडियो देखना है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट में वीक पॉइंट आपको लगता है कि सर मैं इस पॉइंट पे आकर पजल हो सकता हूं और यहाँ से मेरा जेईई मेंस नीट में क्वेश्चन आ गया तो मैं फंस सकता हूँ या फंस सकती हूँ, तो आप उस पॉइंट को क्लियर कर लो, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा आप कौन कौन से पॉइंट पर कौन सा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक अगला पॉइंट देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप निकाल के लाते हैं। देखो हमें पता है कि लैम्डा हो जाता है एच अपॉन एम वी, लैम्डा क्या होता है एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है। और अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, देखो मैं काइनेटिक एनर्जी को सिंपल ई से लिख रहा हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को सिंपल ई से लिख रहा हूँ, वो होती है 1/2 mv², ठीक है। mv² किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी 2e/m, 2e अपॉन m, यही आएगा। अब v का निकालो कितना आएगा वैल्यू, v का वैल्यू आएगा 2e अपॉन m, यही आएगा। अब v की जो वैल्यू है √2e अपॉन m वो यहाँ पर रखो, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, v की वैल्यू ये रखो √2e अपॉन m, ठीक है। अब देखो एक m अंडर से बाहर है, एक अंडर के अंदर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, एक m से √m कट जाएगा तो बाहर √m बचेगा, तो ये सारा अंदर आ जाएगा √2em। ये फार्मूला आप याद रखो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मान लो आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है E, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही होता है, ठीक है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से एक रिलेशनशिप और मिल गई कि लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा। देखो ये रिलेशनशिप आ गई, क्योंकि मास कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं और हम ट्रैप होकर बैठ जाते हैं, तो ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। और कई बार पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको एक रिलेशनशिप और बता देता हूँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और आपको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है, उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू √150 अपॉन ये आता है √v, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लोगे, हाँ दोनों के ऊपर अंडर आता है, आई थिंक ये आता है, ठीक है। 150 अपॉन √v, आप इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ये थिंक ये होता है। तो लैम्डा इसके निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूले से आप डायरेक्ट लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आपको लैम्डा निकालना हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा सारा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में एक बात और आ सकती है, मान लो आपको दो पार्टिकल दे रखे हैं, उन दोनों के वेवलेंथ की रिलेशनशिप दे रखी है, किसकी, वेवलेंथ की या एनर्जी की रिलेशनशिप दे रखी है, तो आप उसमें लैम्डा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल की एनर्जी दे रखी है, एक की दे रखी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 और दूसरे पार्टिकल की दे रखी है आपको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपसे कह दे एग्जामिनर कि λ1 और λ2 इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
कि एक पार्टिकल की एनर्जी E1 दे रखी है, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी E2 दे रखी है। आपसे कहते हैं इन दोनों के λ1 λ2 में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो भाई हमें पता है एनर्जी होता है hc/λ। भाई देखो एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था, E = h न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ। अब देखो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो आपका E जो है एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लैम्डा के। मतलब अगर यहाँ पर E1 रखेंगे तो यहाँ λ1 आएगा, यहाँ पर अगर मैं E2 रख दूंगा तो यहाँ पर λ2 आएगा। इसका मतलब जो रेशियो आएगा E1/E2 का जो रेशियो आएगा, E1 किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, λ1 के, और E2 किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, λ2 के। ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब आप देखो E1 E2 की वैल्यू रखो 25 और 50, आपको λ2 और λ1 में रिलेशनशिप पता चल जाएगी। ये आ गया 2 आपका, ठीक है। तो आपका λ1 कितना आएगा, आपका λ1 आएगा 2λ2 के बराबर, 2λ2 के बराबर। ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। ऐसे क्वेश्चन को आपको रिलेट करना है। ये क्वेश्चन स्पेशली बिल्कुल हल्के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और एक मोमेंटम में भी रिलेशनशिप है भाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एक बात और आ गई यहाँ से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये भी आ गई। अगर λ1 करेंगे तो P1 आएगा और λ2 करेंगे तो P2 आएगा। तो इसमें भी एक रिलेशनशिप बन गई कि λ1 बाई जो λ2 होता है ना, वो आपका P2/P1 होता है। ये भी आप रिलेशनशिप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मान लीजिए एक पार्टिकल का मोमेंटम दे रखा है, दूसरे का मोमेंटम निकालना है, और दोनों की वेवलेंथ आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टिकल है, आपसे कह दे एक की 3000 एंगस्ट्रॉम है और एक की 6000 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ। आपसे कह दे एक का जो मोमेंटम है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 5 है, तो आपसे पहले पार्टिकल का मोमेंटम पूछा है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। एक ये फार्मूला याद रखना, वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशनशिप। तो ये सारे हेल्प करेंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे आओ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई हाइजेनबर्ग ने एक बात बताई थी, और ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट पुट द ग्रेट सेटबैक टू द बोर्स मॉडल। मतलब बोर्स के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बोर ने बात बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी रेडियस है, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग आया, उसने ये बोल दिया, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इट्स पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द हाइजेनबर्ग? पूरा नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। सर्टेन, जो चीज निश्चित ना हो उसको अनसर्टेन कहते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। अगर आप निकाल पा रहे हो, पोजीशन में एरर आपका 0 है तो मोमेंटम में एरर इन्फिनिटी आएगा। अगर आप कह दो मेरा मोमेंटम में एरर 0 है तो पोजीशन में एरर इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब दोनों एक साथ निकाल पाना इम्पॉसिबल है। और अगर आप ऐसा करते भी हो, अगर आप कैलकुलेट कर भी लेते हो पोजीशन में कितना एरर आ रहा है, या पोजीशन में कोई एरर नहीं है, या मोमेंटम में कोई एरर नहीं है, तो फिर भी वो एक क्वांटिटी के इक्वल आएगा h/4π। देखो क्या बोला था, पूरी स्टेटमेंट बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, और अगर ऐसा करते भी हैं, इट मीन्स there will always an error in calculating position and momentum
एंड दिस एरर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए कांस्टेंट क्वांटिटी h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो देखो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो डेल्टा एक्स कह दिया। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी। डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा पी है, और पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ये कांस्टेंट क्वांटिटी h अपॉन 4 पाई। ये आपको याद रखना है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे जनरेट होंगे भाई सुनो। सबसे पहले मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि हाइजेनबर्ग ने कैसे बेस पर बोला। देखो मान लो इस रिएक्शन में मैं डेल्टा एक्स निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा h अपॉन 4 पाई, आपका डेल्टा पी नीचे चला गया। ठीक है, और इस रिएक्शन में अगर मैं डेल्टा पी निकालना चाहता हूं तो मैं h अपॉन 4 पाई, मेरा डेल्टा एक्स नीचे चला गया। ठीक है, ये दो बातें आएंगी। अगर मैं कह दूं पोजीशन में मोमेंटम में कोई एरर नहीं है, मतलब इफ यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग द मोमेंटम विद जीरो एरर, अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हो ऐसा मोमेंटम निकालने में इलेक्ट्रॉन का जो बिना किसी एरर के इक्वल है, यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए और आप खुश हो रहे हो कि सर डेल्टा पी जीरो है, तो मेरे भाई डेल्टा पी जीरो है तो 1/0 रख के देखना एक बार। डेल्टा पी जीरो है तो 1/0 तो इन्फिनिटी आता है, तो मेरे भाई आपने डेल्टा एक्स को तो इन्फिनिटी कर दिया। यानी कि अगर मोमेंटम में एरर जीरो कर दिया तो पोजीशन में एरर तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं हो पा रहे। और अगर आप खुश हो रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बिना किसी एरर के निकाल लिया, डेल्टा एक्स को बिना किसी एरर के निकाल लिया, आप पोजीशन में कोई एरर नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को जीरो पुट करके देखो, आपका मोमेंटम इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भाई साहब एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाता है, एक को मनाए तो दूसरा रूठ गया, इसको मनाया वो रूठ गया। इसका मतलब है पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर पाना, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट। इसका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब इसमें 3 फार्मूले आपके बनेंगे। ठीक है, देखो आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जेईई मेंस और नीट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेल्टा एक्स निकालना है, पोजीशन में एरर, तो क्या करोगे h अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी को नीचे ले लोगे। डेल्टा पी को क्या ले लोगे नीचे। पहला क्वेश्चन, अगर आपको डेल्टा पी निकालना है मोमेंटम में तो आप क्या करोगे h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स को नीचे ले लोगे। और कई बार एक चीज़ और आती है, देखो डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो मोमेंटम को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी की जगह आप रख सकते हैं, देखो आपको एक वैल्यू और रख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको डेल्टा एक्स निकालना है, सॉरी अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो यहाँ पर पुट करके देखो, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी की जगह रख दिया हमने m इंटू डेल्टा वी, और ये हो गया h अपॉन 4 पाई। तो आप मोमेंटम में वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताना चाहते हो तो डेल्टा वी कितना आएगा आपका h अपॉन 4 पाई, m को नीचे ले जाओ और डेल्टा x को भी नीचे ले जाओ, ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी। कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला ये है, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला ये है, और चेंज इन पोजीशन का फार्मूला ये है। इन तीनों फार्मूला के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन आते हैं, सीधा कैलकुलेशन करो आंसर निकल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और आपको एक बात और बता दूं, हाइजेनबर्ग का सबसे बड़ा फायदा क्या था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बात प्रूव कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात बड़ी सदियों से चली आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं होता, जितना हो सकता है एज फार एज पॉसिबल। तो हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिजाइड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्यों, कैसे प्रूव किया, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो मान लो आप इस फार्मूला से डेल्टा एक्स इंटू
मोमेंटम को क्या रखते हो, m इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई। मैं वेलोसिटी का फार्मूला रख रहा हूँ, डेल्टा वी कितना आएगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स को नीचे ले आओ, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी का निकालने का फार्मूला। अगर आप कहते हो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, सपोज कर लो इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मान लो एक समय के लिए सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितने में डिफाइन हो सकती है, 10⁻⁻15 मीटर। भाई डेल्टा एक्स पता चल गया ना, भाई हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गई कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस देन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। इतनी रेंज में मिल जाएगा बिकॉज 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप ये वैल्यू यहाँ रख के देखो, डेल्टा वी क्या आएगा, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.3 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻15। अब देखो -31 -15 कितना हो गया, -46 दिख रहा है, -31 -15 कितना हो गया बेटा, -46 और -46 ऊपर जाएगा कितना हो गया, प्लस का 46 अब प्लस का 46 माइनस का 34 कितना बचेगा, अप्रोक्सीमेट बचेगा 10⁻12। और भाई 10⁻12 और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻8। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी 10⁻4 टाइम्स ज़्यादा। इट इज इम्पॉसिबल बच्चों, इम्पॉसिबल है ये तो। क्यों कि इलेक्ट्रॉन अगर इस वेलोसिटी से न्यूक्लियस के पास है तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है। इसलिए इस पॉइंट से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो ही नहीं सकता बिकॉज इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स वेलोसिटी is greater than velocity of light and it is impossible. So that's why it is proved that electron cannot be present inside the nucleus by using Heisenberg uncertainty principle. तो this is the very interesting. तो Heisenberg का पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे 3 ब्रह्मास्त्र की, स्क्रोडिंगर का मॉडल, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब डिस्कशन करते हैं स्क्रोडिंगर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, अगर आपने ये 2 लेक्चर देख लिए ना, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल डेफिनेटली जेईई मेंस 2020 और आपका नीट 2020 बिल्कुल फोड़ के रख देंगे। हम बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे लास्ट फाइनल टाइम तक। ठीक है, चलिए स्क्रोडिंगर मॉडल क्या था आपको बता देता हूँ। आफ्टर द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड Heisenberg uncertainty principle there was a great setback to the Bohr's model। क्योंकि Heisenberg के प्रिंसिपल के आने से और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के आने से भाई बोर्स मॉडल को बहुत भारी धक्का लगा था। ठीक है, क्योंकि बोर्स मॉडल की काफ़ी बातें इन दोनों ने गलत बता दी थी। क्योंकि बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर है, तो डी ब्रोगली ने आकर कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फिक्स बता रखा था, मोमेंटम को फिक्स बता रखा था बोर ने। उसी प्रकार हाइजेनबर्ग भाई साहब आए, उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन मोमेंटम तो आप 100% करेक्टली साइमल्टेनियसली बता ही नहीं सकते। इसका मतलब बोर्स मॉडल को बहुत भारी तमाचा पड़ा था और इसलिए एक नए मॉडल की डिमांड हुई और दैट मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट इरविन स्क्रोडिंगर इन 1926 एंड दैट वाज कॉल्ड एज स्क्रोडिंगर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। दिस मॉडल वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। इस मॉडल की कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। अब तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा था। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑर्बिटल का मतलब देर आर द सम स्पेस इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कुछ ऐसे स्पेस है वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एटम के अंदर कहाँ पर है? तो स्क्रोडिंगर भाई साहब आए, इन्होंने बड़े तसल्ली से बताया कि एटम में कुछ स्पेस ऐसे हैं वेयर देयर इज मोर देन 95%
probability of finding the electron and that 3-dimensional space is called orbital। और 3 डायमेंशनल से याद आया भाई, इसका मॉडल भी 3D था, बोर का मॉडल 2D था। बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और उससे बीच में मीनवाइल एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था समरफील्ड। लिख लो, एक साइंटिस्ट और आए थे बीच में जिनका नाम था समरफील्ड, और समरफील्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बताए, सर्कुलर ऑर्बिट बोर ने कहा था। इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? समरफील्ड ने दिया था। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और मीनवाइल Schrödinger model, it was totally 3D model. It means electrons are revolving around the nucleus in 3D motion. It means the probability of finding the electrons is distributed along the 3 axes, x axis, y axis and z axis, and all the 3 axes are perpendicular with respect to each other। और परपेंडिकुलर होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना तीनों एक्सिस पर होती है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल था स्क्रोडिंगर के मॉडल का, ठीक है। तो क्या था स्क्रोडिंगर के मॉडल का पहला सबसे बेसिक पॉइंट कि स्क्रोडिंगर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D मोशन, और उसने इस इलेक्ट्रॉन के 3D वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए अपनी एक इक्वेशन बनाई, उसका नाम था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को डिफाइन करने के लिए एक वेव इक्वेशन बनाई थी, वो किस साइंटिस्ट ने बनाई थी? एंड दैट साइंटिस्ट वाज इरविन स्क्रोडिंगर। उसने 3 डायमेंशनल वेव मोशन को बताने के लिए अपनी इक्वेशन दी थी 3D मोशन के लिए, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद स्क्रोडिंगर ने 2 पॉइंट डाले। एक पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो आपका ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भाई स्क्रोडिंगर ने दिया था। ऑर्बिटल का क्या डेफिनेशन है? द 3 डायमेंशनल स्पेस इनसाइड एटम वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को बेटा एमपी रीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी रीजन्स। और एक बहुत बड़ी बात बताई इसने, और वो बात क्या थी? कुछ स्पेस ऐसे भी होते हैं एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है, 0 प्रोबेबिलिटी, तो उस जगह को नोड बोलते हैं। नोड क्या होती है? द स्पेस इनसाइड द एटम वेयर देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? दैट स्पेस इज कॉल्ड नोड। और मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक बता दूं तो कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, किस सबसेल में कितनी नोड है, हम पता कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको दोनों ट्रिक बताऊंगा। ये दोनों ट्रिक भी स्क्रोडिंगर की दी हुई थी। हालांकि स्क्रोडिंगर ने तो कॉन्सेप्ट बताया था, एनडीए सर आपको ट्रिक बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इनसाइड एंड सबसेल और हाउ द कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको पॉइंट बताया जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद स्क्रोडिंगर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल दिया, और उस फंडामेंटल को तो हम भूल ही नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। स्क्रोडिंगर ने कहा कि देयर आर 4 नंबर्स, ऐसे 4 नंबर होते हैं, n, l, m और s। n is called principal quantum number, l is called azimuthal quantum number, m is called magnetic quantum number and s is called spin quantum number। भाई साहब इलेक्ट्रॉन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब मैं कह दूं एक इलेक्ट्रॉन एक पर्सन है, उस पर्सन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। वो पर्सन का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, वो कहाँ पर रहता है, ठीक है, किस शहर से बिलोंग करता है। ये अगर एक पर्सन को मान ले और उस पर्सन को मैं इलेक्ट्रॉन नाम दूं तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन का पूरा डिस्क्रिप्शन जो देते हैं उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन कौन से रेडियस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल कितने होते हैं, कौन से सबसेल में है, सबसेल की टाइप
कैसे पता चलती है, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन हम जुटा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन भाई साहब ये दे देते हैं कि वेदर द इलेक्ट्रॉन हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन, वेदर द इलेक्ट्रॉन हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन बाय क्वांटम नंबर्स. That's why these are called complete description about an electron given by quantum numbers. अब क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखो जिस बच्चे को क्वांटम नंबर सेपरेटली पढ़ना है तो मैंने क्वांटम नंबर्स के ऊपर एक स्पेशल 10 मिनट केमिस्ट्री लेक्चर बना रखा है ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स. आपको सजेशन में लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उस पॉइंट को जाकर चेक कर लेंगे. चलो अब क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में. ठीक है बेटा, चलिए देखिए सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये कितनी इंफॉर्मेशन देता है भाई साहब, 6 इंफॉर्मेशन देता है, सारी इंटरेस्टिंग है. देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखो, इट टेल्स अबाउट रेडियस ऑफ द एटम. भाई एटम की रेडियस कितनी होगी, रेडियस का मतलब होता है एटॉमिक साइज, इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल. न्यूक्लियस के बीच में आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस कितना है, और हमें कैसे पता लगाते हैं, एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज. भाई नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और भाई नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो होता है. n is the principal quantum number, तो value of n is directly proportional to the radius of the atom and directly proportional to atomic size. और बोर ने इसको प्रूव भी कर दिया था. बोर ने रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया था. द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम. किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में, और पिकोमीटर में लगा सकते हो 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, ये आता है पिकोमीटर के अंदर. और इस 0.529 एंगस्ट्रॉम और 52.9 पिकोमीटर को आप बोर्स रेडियस कहते हो. रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हो, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, हाइड्रोजन एटम की रेडियस, और बोर्स रेडियस का नाम देते हैं इसको 52.9 पिकोमीटर को. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 होती है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक ही होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, और एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है, तो Rn का मतलब n की वैल्यू 1 रख के देखो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आएगी. फर्स्ट ऑर्बिट में n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप R1 की वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम. सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हो R2, तो इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे 4. हाइड्रोजन एटम के जेड की वैल्यू फिर से 1 होती है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है, तो आपको फार्मूला मिल गया एक डायरेक्ट फार्मूला कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द a नॉट n स्क्वायर अपॉन z. ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल सकते हो. देखो हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होंगी, हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होंगी उनके लिए जेड की वैल्यू तो अलग अलग होंगी, लेकिन एन की वैल्यू सेम होती है. जैसे हीलियम +1 का केस करें, लिथियम +2 का केस हो, आपका बेरिलियम +3 का केस हो, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, और इलेक्ट्रॉन एक है तो एन की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी. बस जेड की वैल्यू वेरी करती है. ठीक है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हो. आप सेकेंड ऑर्बिट में निकालोगे तो 2 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, आप 9 हो जाएगा. ठीक है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो दिस इज द फार्मूला. चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में. और यहाँ बता दूँ आपको फॉर कान इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो n है, हियर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे पता लगाते हैं, En निकालने का फार्मूला बताया कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है, ये भी बोर ने बताई थी चारों स्टेटमेंट. -1.312 10⁶ जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर मोल. किलो जूल में निकालेंगे तो इतनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालेंगे इतनी हो जाएगी, और जूल पर एटम में निकालेंगे हो जाएगी. इन दोनों में से ये वाली स्टेटमेंट और ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इनसे सोल्व हो जाते हैं. किलो जूल पर मोल की सेंस में क्वेश्चन आते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की क्वेश्चन आते हैं. और मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1 शॉर्ट लेक्चर में पहले करवाया हुआ है, और आप अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं. जस्ट सर्च कर सकते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम बाय एनडीएस सर. मैंने एक स्पेशल लेक्चर इस क्रैश कोर्स सेशन में बीच में करवाया हुआ है. केवल बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कशन है, 1 घंटे का, पूरे घंटे का बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कशन है. आपको प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं. और क्वांटम नंबर्स का भी एक अलग से सेपरेट लेक्चर है, उसमें भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेफिनेटली.
ठीक है। तो चलिए ये बात आप याद रखेंगे, और यहाँ पर जितनी बार भी n आ रहा है ना, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए भी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए भी आप कहें द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसको निकालने के लिए भी फार्मूला आया था कि Vn इट इज इक्वल टू 2.48 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला याद रखेंगे आप, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एटम की पूछी गई है, हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो Z की वैल्यू चेंज करेगी, और ऑर्बिट पूछा जाए तो n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो रेडियस निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। 3 और सुनो, ये डायरेक्ट 3 फार्मूले याद रखना। अगर आपको किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं तो फार्मूला है 2n²। फार्मूला क्या है, 2n²। अगर आपको एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल पता लगाने हैं, देखो इलेक्ट्रॉन निकालने हो ऑर्बिट में 2n², ऑर्बिट में ऑर्बिटल निकालने हो कितने होंगे तो n², और एक ऑर्बिट के अंदर कितने सबसेल होंगी, ये सबसेल का कॉन्सेप्ट अगली बार अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आएगा, वो वैल्यू होता है n। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सबसेल होती है, सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होती है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होती है, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल होती है। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, ठीक है। आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। तो 6 इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं हम। देखिए अजीमुथल क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, सबसे पहले क्या बताता है ये, टाइप ऑफ सबसेल के बारे में। देखो सेल होता है ऑर्बिट, सबसेल हमारी 4 होती हैं, S P D F, ये 4 सबसेल होती हैं, सबसेल, ठीक है। तो एक L की वैल्यू 4 वेरी करती है, 0 1 2 3। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल होगी, L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल होगी, L की वैल्यू 2 है तो D सबसेल होगी, और L की वैल्यू 3 है तो F सबसेल होगी। फुल फॉर्म है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। लिख लो, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। ये 4 सबसेल होती हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सबसेल की टाइप बताता है, ठीक है। ये 4 सबसेल होती हैं। उसी प्रकार अजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर। क्यों? बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है। देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम रेडियस से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसका फार्मूला है √L इंटू L + 1 H अपॉन 2 पाई। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल के अंदर है, d सबसेल के अंदर है, आपसे कहते हो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप वैल्यू पुट कर दो। d सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, पुट करके देखो √L इंटू L + 1, L की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 + 1 H अपॉन 2 पाई। तो यहाँ कितना आएगा √6 H अपॉन 2 पाई। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल आता है कि S सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। ध्यान रखना, S सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, क्योंकि S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 पुट करके देखो, L की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर MVR की वैल्यू कितनी आएगी 0। और जहाँ जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है। एंगुलर मोमेंटम 0 होने का मतलब है जो आपका ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का बनेगा। और इसका मतलब शेप से याद आया कि अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और भी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ सबसेल, सेकंड इन्फॉर्मेशन एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है, आपसे कह दे ऑर्बिटल की शेप के बारे में किस क्वांटम नंबर ने इन्फॉर्मेशन दी थी, एंड दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तीसरी बात करते हैं बेटा, तीसरी बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो उधर लिखा हुआ है दिख रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, देखो बड़ा ध्यान से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। एक इन्फॉर्मेशन तो क्या देता है, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स कितने होंगे,
भाई ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिटल कैसे होंगे, ये सारा बता दिया था पिछले क्वांटम नंबर ने। ऑर्बिटल कितने होंगे ये बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इसका फार्मूला है 2l+1। लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला क्या है, 2l+1। क्या आप इसको एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऐसे निकलेंगे। तो देखो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, तो s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल ये होते हैं। तो आपको पूछ ले s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो s के लिए l की वैल्यू 0 पुट करो, 2 × 0 + 1, यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 1 + 1 3 आएगा, यहाँ पर 2 × 2 + 1 5 आएगा, और यहाँ पर 2 × 3 + 1 कितना आएगा, 7 आएगा। तो 1 3 5 7। तो आपसे पता चल गया कि s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल निकालने के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने दूसरी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग दी। वो इंफॉर्मेशन थी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में, नीट में आपसे कह दे विच क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ बेटा, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। जितनी ओरिएंटेशन होती है ना, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, उतने ही ऑर्बिटल आने चाहिए। मतलब जितने एक सब सेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं ना, उतनी ही ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, देखो 1 बाय 1 प्रूव करके दिखाता हूँ। और नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालने का फार्मूला लिख लो। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालने का फार्मूला होता है m की वैल्यू। m क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो सुनो। m की वैल्यू क्या हो सकती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन में वो वैल्यू हो सकती है -l से लेकर बेटा +l तक, -l से लेकर +l तक। लेकिन जीरो को नहीं छोड़ना है, जीरो भी अपने आप में एक ओरिएंटेशन है। जीरो भी अपने आप में क्या है, एक ओरिएंटेशन है। तो जीरो को लेकर चलना है। देखो अब 1 बाय 1 आपको निकाल कर दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लो। यहाँ पर s सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0। भाई l की वैल्यू कितनी है, 0। अब l की वैल्यू 0 है, आप तो उधर का विजिबल होगा आपको। ठीक है, अब देखो s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है तो -l से +l, लेकिन 0 को लेकर चलना है तो m की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो s सब सेल के लिए l और m दोनों 0 होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, p सब सेल के लिए जाओ, p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपकी m की 3 वैल्यू बनेगी, -l से लेके +l तक। तो -1 0 +1। तो देखो कितनी ओरिएंटेशन आई, 3 ओरिएंटेशन। और ऑर्बिटल भी 3 ही होते हैं। देखो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। प्रूव हो गया ना, 3 ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशन। अब 3 ओरिएंटेशन का मतलब ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं p बेटा, p के अंदर px, py और pz लिख लो। ठीक है, ये 3 ओरिएंटेशन में ध्यान रखना। ये 3 ओरिएंटेशन में से जो आपकी 0 वाली ओरिएंटेशन अभी बता देता हूँ भाई। m की 3 ओरिएंटेशन है p के लिए, -1 0 +1। 0 ओरिएंटेशन फिक्स है, pz के लिए होती है। जो m की वैल्यू 0 होती है वो pz के लिए फिक्स होती है। ठीक है, अब m की वैल्यू 2 बच गई, +1 और -1। तो ये किसके लिए होती है बेटा, px और py के लिए। अगर px +1 है तो py -1 होगा, अगर py +1 है तो px -1 होगा। ठीक है, इन दोनों की 2 वैल्यू हो सकती है, लेकिन pz के लिए m की वैल्यू 0 फिक्स है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ भूलना मत इसको। चलो आगे बढ़ो, d के लिए जाओ। d के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। m की वैल्यू कितनी आएगी, -2 से लेकर +2 तक, -2 से लेकर +2। तो -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यू आएंगी डेफिनेटली। देखो ओरिएंटेशन कितनी बनी, 5 ओरिएंटेशन, और ऑर्बिटल भी कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। तो मैं आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या क्या होती है। देखो डी में जो बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो एक होता है dxy, एक होता है dxy,
एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक होता है डी जेड स्क्वेयर। लिख लो, ठीक है। डी जेड स्क्वेयर के लिए m की वैल्यू 0 फिक्स है, जैसे p में पी जेड के लिए m की वैल्यू फिक्स है, उसी प्रकार d में जब डी जेड स्क्वेयर है तो m की वैल्यू कितनी है, 0 आपकी फिक्स है, ठीक है। तो इन 5 ओरिएंटेशन में जो 0 वैल्यू है वो 0 वैल्यू किसकी है, फिक्स कर लो, डी जेड स्क्वेयर की है। अब बाकी वैल्यू बच गई, देखो जिसमें एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई किस में आ रहा है, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इन दोनों के लिए +2 और -2 दो वैल्यू होती है, -2 और +2। कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वेयर आ रहा है, स्क्वेयर स्क्वेयर, तो ऐसे +2 -2 ऐसे याद हो जाएगा ये। अब बाकी जो बच गई एक्स जेड वाई जेड, इन दोनों के लिए वैल्यू होती है बेटा +1 और -1, ठीक है। पांचों वैल्यू कवर हो गई, याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल है। और f के लिए आपको पता ही है, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो m की वैल्यू बेटा आपकी -3 से लेकर +3 तक कितनी हो सकती है, 7 वैल्यू हो जाएगी। -3 -1 -1 +1 +2 +3 और 0 कितनी होगी वैल्यू, 7 ऑर्बिटल 7 ओरिएंटेशन। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी 12 + 1 और आपका ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होगी, -l से लेकर +l तक हो सकती है। और ऑर्बिटल की 4 शेप होती है, s की शेप स्फेरिकल होती है क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, p की शेप डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप, ठीक है, ऐसे एक डम्बल बनता है, p की शेप क्या होती है, डम्बल, और डी की शेप क्या होती है, डबल डंबल, एक डंबल और दूसरा डंबल, इसको बोलते हैं डबल डंबल, ये डी की शेप होती है, डी से डबल डंबल। और एफ की शेप होती है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये आपको तीनों क्वांटम नंबर की मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। और एक क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट के अंदर आ सकता है, और वो क्या है, आपसे कह दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे पता चलता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला है 4l+2। लिख लो, 4l+2 इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, ठीक है। ये यहाँ से आया है क्योंकि एक सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, ये रहा भाई, एक सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं 2l+1, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और दोनों के स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो आपको पता चल गया ना, तो मैंने 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4l+2 हो गया। रख के देख लो, एस सबसेल है, एस सबसेल के लिए l0 होता है, पी सबसेल के लिए l1 होता है, डी सबसेल के लिए l2 होता है, और एफ सबसेल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर एपुट करके देखोगे, 4l की वैल्यू 0 तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l की वैल्यू 2 रखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और l की वैल्यू 3 रखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताओ, वीडियो को पॉज कर लेना। एक वैल्यू है, आपको कह दे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, और आपको m की वैल्यू -2 दी हुई है। आपसे कह दे कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 वैल्यू दे रखे क्वांटम नंबर्स की, बताओ कौन से आपका कितने ऑर्बिटल होंगे, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स। ऑप्शंस आर 1 3 5 7, ठीक है। और अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो जो आपका S P D F के आगे कोई भी संख्या लिखी होती है इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7, जो S P D F के आगे लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 4s, तो 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 0। जैसे मैंने कह दिया 3p में n की वैल्यू कितनी है 3, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो n आपका 4 है 4, l आपका कितना है 2, तो 2 किसके लिए होता है 4d के लिए। अब m की वैल्यू -2 है, तो मैंने बोला था m की वैल्यू अगर l आपका 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक हो सकती है। तो -2 +2 किसके लिए होती है, देखो ये लिख रखा dxy और dx, तो ये ऑर्बिटल या तो 4dxy है
या ये ऑर्बिटल 4d(x² - y² है, लेकिन ऑर्बिटल तो एक ही हुआ ना, चाहे ये हो तो इसमें एक ऑर्बिटल आएगा बेटा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, ये बात ध्यान रखना। और एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम था साइंटिस्ट का? पॉली। उसने एक प्रिंसिपल दिया था, उसका नाम था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी बता देता हूँ। पॉली ने क्या बोला था कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी सेम। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, ये पॉली ने बोला था। और पॉली ने एक बात और बोली थी कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और बोथ इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ये भी पॉली साइंटिस्ट ने बोला था, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलो, पॉली ने 2 बातें बोली थी। पॉली ने क्या बोला था? फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी सेम। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कह दे n = 4, l = 2 और m = -3 और s = +1/2। देखो, लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो +½ या स्पिन की वैल्यू हो सकती है -½ +½ है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, और -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और निकाल सकते हैं। जैसे ऑर्बिटल का होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन का s का होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है √L × L + 1। ठीक है, s आ जाएगा s × s + 1 h/2π। L रखते हैं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, S रखते हैं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। चलो, ये बात आप क्लियर होगी। अब देखो, ये 4 वैल्यू आपको गिवन है। आपसे कहते हैं क्या ये ऑर्बिटल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बेटा। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो n आपका 4 है, L आपका कितना है? 2 है। अब L आपका 2 है तो मैंने बोला था m की वैल्यू बेटा -2 से लेकर +2 हो सकती है। लगाओ दिमाग, मैंने बोला था m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक हो सकती है, क्योंकि l के ऊपर डिफाइंड होती है -l से लेके +l m की वैल्यू। तो ये तो -3 दे रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। और देता हूँ आपको, जैसा आपसे कह दे n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, और आपसे कह दे m -1 है। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका n 1 है और l 0 है, तो आपका 1s ऑर्बिटल हो गया। ये n 1 है, l 0 है, 1s ऑर्बिटल हो गया। और m की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि l अगर 0 है तो m भी क्या होता है? 0 ही होता है, ओरिएंटेशन। तो ये s ऑर्बिटल के लिए l और m 0 होते हैं, बताया था। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप पता लगा सकते हो। ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है एन ऑर्बिटल, ठीक है, इज डिजाइंड बाई 3 क्वांटम नंबर्स। कोई भी ऑर्बिटल को डिजाइन कौन करता है? 3 क्वांटम नंबर डिजाइन करते हैं। कौन कौन से? L, M और S। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये नीट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था कि हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स कैन डिजाइन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल को ऑर्बिटल है बेटा, एक ऑर्बिटल को कितने क्वांटम नंबर डिजाइन करते हैं? 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मेरे को ऑर्बिटल दिखाना है बेटा, मेरे को ऑर्बिटल बताना है। जैसे मैंने कह दिया 3DZ² है, ये ऑर्बिटल है, तो इसको 3 क्वांटम नंबर डिफाइन कर देंगे। 3DZ² के लिए n की वैल्यू 3 है, पता है सबको, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। d सब सेल के लिए l की वैल्यू 2, और dZ² है तो मैंने कहा था dZ² के लिए m की वैल्यू 0 होती है। तो बताओ, ये 3 क्वांटम नंबर्स ने एक ऑर्बिटल को डिफाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? डेफिनेटली कर दिया ना। तो एक ऑर्बिटल को बेटा 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपसे कह दे एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अब आएगी खास बात।
लेकिन ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसको चारों क्वांटम नंबर डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें स्पिन भी देखी जाती है कि वो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। तो एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाई 3 क्वांटम नंबर्स, बट एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाई 4 क्वांटम नंबर्स। ये बात आप याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो ये बात भी हो गई। ये किसने बताई थी? ये भी अपने भाई साहब इरविन श्रोडिंगर ने कहा था। लेकिन एक बात और है जो आपको बोर ने बताई थी, मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, बोर ने एक बात और कही थी कि अगर एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट के अंदर जितनी भी सबसेल आती हैं या फिर जितनी भी सबसेल होंगी, जैसे आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आता है? 1s आता है। सेकेंड ऑर्बिट में क्या आता है आपका? 2s और 2p आता है। थर्ड ऑर्बिट में क्या आता है आपका? 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है। और फोर्थ ऑर्बिट में क्या आता है आपका? 4s भी आता है, 4p भी आता है, 4d भी आता है और 4f भी आता है। अब देखो, याद करो, मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट कहा था ना, याद करो, अभी प्रिंसिपल का अंडर पढ़ पाया था। एक ऑर्बिट में कितनी सबसेल आ सकती है उसका डायरेक्ट फार्मूला n बताया था। देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल है, सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल है s और p, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल है s p d, और फोर्थ ऑर्बिट में देखो 4 सबसेल है s p d f। तो एक ऑर्बिट के अंदर कितनी सबसेल होगी ये बताता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमने बताया था कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फार्मूला क्या बताया था, याद करो, n²। रख के देख लो, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है भाई, n² फार्मूला लगाओ। n भाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n², तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये तो ऑर्बिटल बनेंगे। देखो, एक ऑर्बिटल है, एक s में होते हैं, 3 p में होते हैं, 4 ऑर्बिटल हो गए। एक s में, 3 p में, 5 d में, 9 हो गए। एक s में, 3 p में, 5 d में और 7 f में कितने हो गए? 16 हो गए। बोलो डायरेक्ट फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल से कितने होते हैं? डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप आसानी से निकाल लोगे। इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? फिर 8 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 18 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 32 आएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला होता है। ये कितने ऑर्बिटल होंगे ये फार्मूला होता है। और ये सबसेल होती हैं। बोलो, तीनों के तीनों डिफाइन कर दिए कि नहीं कर दिए मैंने? तीनों डिफाइन हो गए ना, ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। चलो रुको बेटा, रुको। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखे कैसे जाएंगे, हाउ दीज आर अरेंज्ड, how the electrons are arranged into the orbitals of an atom, this point is called electronic configuration। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3 रूल गवर्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है, these 3 rules have to be satisfied and these 3 rules are of Vow principle, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, इस पे तो क्रॉस लगा दो क्योंकि अब ये तो हमने भी पढ़ लिया। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केवल 2 बातें बताता है। क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने 2 बातें बताई थी। एक बात तो क्या कही थी, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे दिखा पा रहे हो तो ये भी गलत है, और दोनों की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हो ये भी गलत है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब क्लॉकवाइज होते हैं दोनों की स्पिन प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन 1 आएगी, और दोनों को एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हो तो -हाफ, दोनों की स्पिन -1 आएगी। तो पॉली ने ये बात क्यों बोली थी? क्योंकि एक ऑर्बिटल का टोटल स्पिन 0 होता है। एक ऑर्बिटल का टोटल स्पिन 0 होना चाहिए, और इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, एक का +हाफ और दूसरे का
माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, टोटल स्पिन कितनी हो गई 0। इस बेस पर पोली ने बात कही थी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात पोली ने क्या बोली थी क्वांटम नंबर्स के बारे में कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और ऑर्बिटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में है, द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी सेम, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। और ध्यान रखना एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकता। प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप 2d नहीं पढ़ते, 3f नहीं पढ़ते, 1p नहीं पढ़ते, क्योंकि 1p के लिए nb1 है, lb1 है, 2d के लिए nb2 है, lb2 है, और 3f के लिए nb3 है, lb3 है। और n और l3 कभी इक्वल नहीं हो सकते, n और l इक्वल नहीं हो सकते, n और l इक्वल नहीं हो सकते। तो 1p नेवर एग्जिस्ट, 2d नेवर एग्जिस्ट एंड 3f नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, आपको याद रखने हैं n और l कैन नेवर बी सेम। तो अगर आपको n और l इक्वल दिख जाए तो समझ जाना दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो, तो ये वैल्यू बातें थी पोली के बारे में। और बोर ने एक बात और कही थी, एक ऑर्बिट के अंदर कितने भी सबसेल हो, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, सेकंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d होता है, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d होता है। एक ऑर्बिट में कितने भी सबसेल हो, सबकी एनर्जी सेम होती है। सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p है तो सबकी एनर्जी सेम होगी, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d है, सबकी एनर्जी सेम होगी, 4 में जितने भी हैं सबकी एनर्जी सेम होगी। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात आती है आव भाव प्रिंसिपल की। आव भाव ने एक बात बताई थी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो पहले जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे वो पहले भरे जाएंगे और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल बाद में भरे जाएंगे। इसका मतलब आव भाव एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आव भाव इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है आव भाव। और आव भाव का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर भरोगे ना, तो जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है वो पहले भरा जाएगा और हाई एनर्जी का ऑर्बिटल बाद में भरा जाएगा। तो मैं आपको सीधी आसान भाषा में कह देता हूं, अकॉर्डिंग टू आव भाव प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनसाइड द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। इट मींस लोअर एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल आर फिल्ड अप फर्स्ट एंड हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड लेटर। समझ में आ गया? तो आव भाव प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आव भाव प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे पता चलेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है? तो ऑर्बिटल की एनर्जी बताने के लिए एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, भाई कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेंगे, कौन सा ऑर्बिटल बाद में भरेंगे, तो हमें ऑर्बिटल की एनर्जी पता होनी चाहिए। और ऑर्बिटल की एनर्जी बताने के लिए बोर्स और एक साइंटिस्ट था ब्यूरी, बोर्स और ब्यूरी ने 2 रूल दिए थे, बोर्स ब्यूरी रूल। रूल क्या है? पहला रूल, जिस ऑर्बिटल का n+l हायर होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी। बड़ा सिंपल सा है। इसका मतलब है फॉर एन ऑर्बिटल हायर इज द वैल्यू ऑफ n+l हायर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जिसका n+l, जिसको n और l देखना आता है वो कर लेगा। मैंने बताया था, मैंने बोला था बेटा s p d f के आगे जो संख्या लिखी होती है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे s के आगे 3 लिख रहा है तो n की वैल्यू 3 है, p के आगे 4 लिख रहा है तो n की वैल्यू 4 है, d के आगे 3 लिख रहा है तो n की वैल्यू 3 है, f के आगे 4 लिख रहा है तो n की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 है। तो बोर्स ब्यूरी रूल ये हो जाता है। लेकिन कई केस में क्या होता है, जैसे आपको मैं 4 एग्जांपल देता हूँ, 4f 5d 6p और 7s। ठीक है, अब देखो 4f के लिए n की वैल्यू 4 है, 4f के लिए n की वैल्यू 4 है और l के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। 5d के लिए n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू कितनी होती है? 2। 6p के लिए n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू कितनी होती है? 1। और 7s के लिए n 7 है और l कितना होता है? 0। तो n+l 7, n+l 7, n+l 7 और n+l 7। सर n+l तो सेम हो गया, इसका मतलब सबकी एनर्जी सेम है? नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए जहाँ पर n+l आपका सेम आ जाए तो बेटा दूसरा रूल लगा देना। तो क्या है दूसरा रूल? इफ़ n+l इज सेम, जिसका n+l सेम होता है, देन क्या करना है? हायर इज द वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? 7s की। तो एनर्जी का ऑर्डर कितना आएगा? ये ऑर्डर आएगा।
बड़ा आसान है। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट क्वेश्चन पूछता है, आपको कर लेना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे कह दे कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, n+l जोड़ के देख लेना, जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, लेकिन n+ अगर किसी केस में सेम आता है तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑफ वाव प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बेस पर हम सारे ऑर्बिटल भर के देख सकते हैं। तो ऑफ वाव प्रिंसिपल भी हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हो गया। अब बस लास्ट रूल बचता है जिसका नाम है हंट्स रूल, ठीक है। हंट्स रूल को बताने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो हंट्स रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल क्यों कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला होता है 2s+1, ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है m की वैल्यू, m होता है मल्टीप्लिसिटी,